तो हेलो बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर को, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है। तो ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले कुछ बातें जानना होगा हम लोगों को। तो क्या चीज़, तो केमिस्ट्री एक्चुअल में होता क्या है। तो बहुत सारे लोग इसके पहले पढ़े होंगे कि केमिस्ट्री क्या होता है, बट आज एक बार और सुन लें, और जो लोग नहीं सुने हैं उनके लिए पहली बार होगा। तो केमिस्ट्री का मतलब होता है, केमिस्ट्री साइंस का वो पार्ट है जिसमें हम मैटर के स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। कोई भी मैटर है, कोई भी सब्सटेंस है, तो वो किस चीज़ से बना है, उसका कंपोजिशन क्या है, या उस मैटर की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है। तो मैटर के बारे में सबको ऑलरेडी मालूम होगा, उम्मीद है। मैटर हम हर उस चीज़ को कह सकते हैं जिसके पास मास और स्पेस कवर करने की कैपेसिटी हो। दो चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़, एक मास और एक स्पेस कवर करने की कैपेसिटी हो। मतलब क्या है, जैसे कि अगर इस पेन की बात करें तो इसके पास मास भी है और स्पेस कवर करने की कैपेसिटी भी है। अगर हम इस चश्मे की बात करें तो इसके पास भी मास है और स्पेस कवर करने की कैपेसिटी है। तो कोई भी चीज़ हमारे अगल बगल जो भी चीज़ें हमें दिख रही हैं वो हर चीज़ मैटर है, क्योंकि हर उस चीज़ के पास मास भी है और स्पेस कवर करने की कैपेसिटी भी है। चाहे हम खुद हो, चाहे ये बोर्ड हो, चाहे ये पेन हो, या कुछ भी जो हमें अगल बगल दिख रहा है, हर चीज़ क्या है, मैटर है। ठीक है। तो एक्चुअल में हमें केमिस्ट्री में क्या पढ़ना होता है, तो मैटर के कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है। तो हम लोग स्टडी करते हैं एक्चुअल में मैटर के तीन चीज़ों को लेकर के। एक तो होता है उसका स्ट्रक्चर, दूसरा होता है उसकी प्रॉपर्टी, एंड तीसरा होता है कंपोजिशन। ठीक है। तो मैटर का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है एंड उसका कंपोजिशन क्या है, इतने ही चीज़ों को पढ़ने में पूरी केमिस्ट्री ख़त्म हो जाती है। मतलब अगर हम इस मैटर की बात करें तो जो भी चीज़ें हमें दिख रही हैं, जो भी मैटर्स हैं हमारे अगल बगल, वो हर मैटर किससे बना होता है। तो या तो वो एटम्स का बना होगा, हम ये बोल देते हैं, या वो मॉलिक्यूल्स का बना होगा। ये बात मालूम है कि नहीं। सबसे छोटी चीज़ है किसी भी मैटर को बनाने में, वो क्या होता है, एटम्स होते हैं। ये एटम्स आपस में मिलकर किसको बना देते हैं, तो मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। ठीक है। और मॉलिक्यूल्स किसको बना देते हैं, तो मॉलिक्यूल्स या तो एलिमेंट को बनाते हैं या तो कंपाउंड को बना देते हैं। और ये एलिमेंट या कंपाउंड ही क्या होते हैं, तो ये मैटर हैं। इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, ये मैटर हैं। तो देखें अगर हम लोग, तो सबसे छोटी चीज़ किसी मैटर को जो बनाने वाली है, या तो हम उसे मॉलिक्यूल बोल सकते हैं या तो हम उसे एटम्स बोल सकते हैं, एटम। तो एक्चुअल में जो हमारा केमिस्ट्री है वो किसके बारे में हम असल में स्टडी कर रहे हैं, किसी एटम के बारे में या किसी मॉलिक्यूल के बारे में। तो हम ये कह सकते हैं कि केमिस्ट्री जो है वो एक्चुअल में होता क्या है। तो केमिस्ट्री हम लोग स्टडी करते हैं एटम्स या मॉलिक्यूल्स को। ठीक है। तो एक्चुअल में केमिस्ट्री में हमें ये पढ़ना है कि कोई भी एटम किसी मैटर को कैसे बना रहा है, या कितने तरह के एटम किसी मैटर को बना रहे हैं, या उन एटम्स का आपस में अरेंजमेंट कैसा है। उनके अरेंजमेंट के बेस पे उस मैटर का स्ट्रक्चर डिसाइड होता है। ठीक है। तो स्ट्रक्चर वाली बात एटम्स या मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट के बेस पे जाती है। प्रॉपर्टी की बात करें तो पूरे मैटर की प्रॉपर्टी डिपेंड करती है इन एटम्स या मॉलिक्यूल्स पर। ठीक है। और अगर कंपोजिशन की बात करें तो ये किन तरह के एटम से बना है, कितने टाइप के एटम से बना है, ये बात
टाइप्स ऑफ एटम के बेस पे आती है, ठीक ना। तो घुमा फिरा के हमें केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, या तो एटम या तो मॉलिक्यूल के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। तो लगभग आइडिया लग गया होगा कि केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है। तो एक्चुअल में सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो हम किसी भी मैटर के स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, और एक्चुअल में बोला जाए तो क्या पढ़ते हैं, तो किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के बारे में हम पूरी केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये बातें अगर क्लियर हो गई हों तो अब हम लोग आगे चलते हैं चैप्टर की तरफ कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो इस चैप्टर में सही कहा जाए तो मेन चीज़ है मोल कॉन्सेप्ट, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें भी दी हैं जो कि आप लोग 9th में पढ़े होंगे, तो उन चीज़ों को भी हम लोग कवर करते चलेंगे, और मोल कॉन्सेप्ट पे मेन आना ही है बाद में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में एंट्री करें, इससे पहले हमको ये जानना होगा कि जो मैटर है वो कितने स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जो कि ऑलरेडी 9th में सब लोग पढ़े होंगे, रटी रटाए बातें हैं, बट कुछ चीज़ें यहाँ पे हो सकता है आपको नहीं मिले, तो आप लोग सुनते रहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मैटर, कोई भी चीज़ जिसके पास मास हो और कैपेसिटी हो स्पेस कवर करने की, तो उसको मैटर बोल देते हैं। और हमारे अगल बगल जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं वो सब क्या हैं, मैटर ही हैं। अगर हम बात करें कि मैटर कितने स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ये 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। जो मैटर है वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की। तो सॉलिड कैसे है, कोई मैटर सॉलिड फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर रहा है, ये कैसे मालूम चलता है हमें। तो अगर कोई मैटर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका शेप एंड वॉल्यूम, ये दोनों चीज़ फिक्स होगी। क्या होगा, शेप एंड वॉल्यूम फिक्स होगा। लेकिन अगर लिक्विड की बात करें, अगर लिक्विड स्टेट में कोई मैटर एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब वहाँ पे वॉल्यूम तो फिक्स होगा, ठीक ना, बट शेप फिक्स नहीं होता है। अगर गैस की बात करें तो अगर कोई मैटर गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो ना ही यहाँ पे वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही यहाँ पे शेप फिक्स होता है, दोनों चीज़ें ही फिक्स नहीं होती हैं। अगर हम ये कैसे होता है ये समझना चाहें तो सिंपल सी बात है कि आप अपने घर में किसी टेबल को देखिएगा, अगर हम उस टेबल को एक कमरे से उठा के दूसरे कमरे में ले जाएं, दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में ले जाएं, कहीं भी ले जाएं, तो उसका शेप एंड वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वो वैसे की वैसे ही बना रहेगा क्योंकि वो सॉलिड है। लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में चेंजिंग कैसे आ जाती है, तो अगर हम देखे होंगे, कोल्ड ड्रिंक की बात करें तो जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है वो कुछ इस तरह से होती है, ठीक ना, ऊपर थोड़ा सा ऐसे होता है, शार्प होता है। तो जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, इसमें कोल्ड ड्रिंक रखा हुआ है, मान लेते हैं कि ये कोल्ड ड्रिंक 200 ml है, ठीक ना। तो जब तक ये इस बोतल में है तब तक ये बोतल का शेप लिए हुए है, लेकिन इसी कोल्ड ड्रिंक को अगर हम ग्लास में निकाल दें तो अब ये कोल्ड ड्रिंक का जो शेप है, इसमें जो लिक्विड है जिसका जो शेप है, अब वो इस तरह का शेप कंटेन करेगा। मतलब जैसे हमने इस बर्तन से इस बर्तन में निकाला तो ये अपना शेप चेंज कर लिया, लेकिन क्या इसका वॉल्यूम चेंज होगा? ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे 200 ml है और यहाँ आते 500 ml हो जाए, क्या ऐसा होगा? नहीं, जितना यहाँ पर था वॉल्यूम उतना ही वॉल्यूम यहाँ भी होगा, मीन्स यहाँ आने के बाद भी ये 200 ml ही होगा। तो इस तरह से लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है बट शेप फिक्स नहीं होता है। जिस बर्तन में लिक्विड को निकालते हैं या जैसे वेसल्स में हम लोग लिक्विड को रखते हैं, ये उसी वेसल्स का शेप कंटेन कर लेता है। क्लियर है? तो यहाँ पे वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप फिक्स नहीं होता है। क्लियर है? अब बात करते हैं गैस की। तो गैस का ना वॉल्यूम फिक्स, किसी गैस का वॉल्यूम एंड शेप कैसे फिक्स नहीं होता है, थोड़ा सा इसको देखेंगे। मान लेते हैं ये एलपीजी सिलेंडर है, ठीक है, और ये छोटा वाला सिलेंडर है जो कि शायद 5 लीटर का होता है, ठीक ना। हम इसमें क्या कर रहे हैं, गैस भरे हैं। तो अभी जब तक हमने इसे 5 लीटर वाले बर्तन में रखा है तो इसका वॉल्यूम कितना है,
5 लीटर है। इस बर्तन का वॉल्यूम जितना होता है, किसी भी गैस की बात करें तो गैस का वॉल्यूम बर्तन के वॉल्यूम के बराबर होता है। जिस बर्तन में रखा है, जिस वेसल में हमने रखा है, उस वेसल का जो वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम ये कंटेन करता है, ठीक ना। तो ये तो हो गया, मान लेते हैं 5 लीटर के हमने बर्तन में से रखा है, तो ये 5 लीटर वॉल्यूम कंटेन कर लिया। शेप इसी का रखा है। लेकिन ये 10 लीटर का वेसल है, और जैसे हमने यहाँ से यहाँ निकाला तो अब ये 10 लीटर का वॉल्यूम कवर करेगा। और अगर शेप की बात करें तो पहले ये इस शेप में था, अब ये ऐसे शेप कंटेन करेगा। क्लियर है। अगर हम किसी गैस की बात करें तो ना ही वहाँ पे वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही वहाँ पे शेप फिक्स होता है। ये कैसे होता है ये हमने बता दिया। जो गैस होते हैं जिस बर्तन में रखते हैं उतना ही वॉल्यूम कवर कर लेते हैं। ऐसा ही क्यों होता है तो अभी आगे बताया जाएगा, ठीक ना। तो अभी हमने इसे 5 लीटर के बर्तन में रखा तो इसका वॉल्यूम कितना था, 5 लीटर। जैसे ही 10 लीटर के बर्तन में निकाला इसे तो ये 10 लीटर वॉल्यूम कवर कर लिया, मतलब तुरंत इसका वॉल्यूम चेंज हो गया। शेप की बात करें तो पहले ये इस तरह का शेप रखा था और अब ये इस तरह का शेप कंटेन करेगा, ठीक ना। क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल हर जगह प्रेजेंट होंगे तो उनका जो शेप होगा वो कुछ इस तरह का होगा, जिस तरह से ये बर्तन है। तो बातें क्लियर हो गई होंगी क्या क्या थी। तो यहाँ पे शेप वॉल्यूम फिक्स था, यहाँ पे वॉल्यूम फिक्स था, शेप फिक्स नहीं था। यहाँ पे दोनों ही चीज़ें फिक्स नहीं है। क्लियर है। तो ये मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि डिफाइन करती है सॉलिड लिक्विड गैस को। या कह सकते हैं कि कोई मैटर अगर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है या लिक्विड या गैस में एग्जिस्ट करता है तो हम कैसे पहचानेंगे, तो ये मेन चीज़ है, इसके बेस पर हम पहचान सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप हो सके तो जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो एक बार सुन लीजिए। तो उनके बारे में भी बात कर लेते हैं हम लोग। सबसे ज़्यादा डेंसिटी सॉलिड की ही होती है। अगर सॉलिड लिक्विड गैस की बात करें तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी सॉलिड की होती है। लिक्विड की बात करें तो यहाँ पे डेंसिटी इसकी किसी भी सॉलिड से कम होती है बट गैस से ज़्यादा होती है। मतलब इससे ज़्यादा है और इससे कम है। तो इसकी डेंसिटी कैसी हुई, इन दोनों के कंपेयर में इंटरमीडिएट डेंसिटी हुई, ठीक है। अगर हम इसकी डेंसिटी की बात करें तो गैस की डेंसिटी सबसे कम होती है, मिनिमम होता है, ठीक है। उसके बाद से बात करें सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे मान लेते हैं ये सॉलिड है, कोई छोटा सा टुकड़ा सॉलिड का। तो अगर हम यहाँ पे मॉलिक्यूल्स को देखेंगे तो मॉलिक्यूल बहुत ही पास पास होते हैं। मतलब जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच की जो डिस्टेंस है बहुत ही कम होती है। तो दो मॉलिक्यूल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। तो जो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस या स्पेस है वो सबसे कम मिनिमम सॉलिड में होता है। कि अगर किसी सॉलिड की बात करें तो उसमें जो दो मॉलिक्यूल हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है सबसे कम। अगर हम लिक्विड में दो मॉलिक्यूल को कंपेयर करें, गैस में दो मॉलिक्यूल को कंपेयर करें, तो जितना डिस्टेंस इन दो के बीच है, जितना डिस्टेंस इन दो के बीच में है, इन दोनों के कंपेयर में सबसे कम डिस्टेंस सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच होती है। मतलब इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस मिनिमम होता है सॉलिड्स में। यहाँ पे थोड़ा सा सॉलिड से ज़्यादा होता है बट लिक्विड से कम होता है। तो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस यहाँ पे कैसा हो जाएगा, तो इंटरमीडिएट टाइप का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट कवर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। तो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स में होता है। यहाँ पे इंटरमीडिएट होता है, यहाँ पे मिनिमम होता है या नहीं होता है, जीरो। अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें
तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा जितना दो मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस कम होगी। अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल बहुत पास पास हैं तो इसका मतलब यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पे मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर हैं तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा बट सॉलिड से कम लगेगा यहाँ पे, मतलब इंटरमीडिएट टाइप का यहाँ हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम मानते हैं या तो मिनिमम है या तो लगता ही नहीं है, मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न लगता हो तो कहाँ बोला जा सकता है? सिर्फ गैस में, या सबसे कम नेग्लेजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है गैस में, ठीक है। तो इतनी बातें ध्यान रखनी है। क्या क्या? तो सबसे मॉलिक्यूल के बीच में गैप सबसे कम कहाँ होता है? सॉलिड में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? सॉलिड में। डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो सॉलिड में। और भी कुछ बातें हैं। तो अगला पॉइंट हमारा कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो सॉलिड में कोई कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती है, लिक्विड में कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती है, अगर होती भी होगी तो बहुत कम कंप्रेसिबिलिटी होती है, बहुत नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती होगी। और गैस में सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी होता है। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें तो जो भी सब्सटेंस है, जो भी मैटर है, वो कंप्रेस हो जाए, अपना शेप घटा ले या अपना वॉल्यूम घटा ले। अगर हम किसी टेबल के ऊपर जाना और खूब धक्का देना, टेबल वहीं का वहीं रहेगा क्योंकि वो सॉलिड है, तो उसमें कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल है। अगर हम वाटर की बात करें तो 10 लीटर का कैनन लेना वाटर का और ऊपर से तुम खूब धक्का लगाना। 10 लीटर का कैनन जो है उसमें जो इतने बड़ा, ये 10 लीटर का मान लेते हैं कि ये पानी का डब्बा है जिसमें तुमने पानी भर रखा है और ऊपर से तुम यहाँ पे एक प्लास्टिक का वो रख के और लगे कंप्रेस करने। तो जब कंप्रेस करोगे तो ऐसा तो है नहीं कि 10 लीटर का है तो ये फटाक से यहाँ पे आ जाएगा, मतलब यहाँ भी कंप्रेसिबिलिटी होती ही नहीं है, या कह सकते हैं अगर होगी भी तो बहुत नेग्लिजिबल होगी। मतलब अगर वाटर के मॉलिक्यूल कंप्रेस होंगे तो बहुत कम होंगे, नेग्लिजिबल होंगे, हमें दिखाई भी नहीं देगा या हमें फील ही नहीं होगा कि यहाँ पे ये लिक्विड जो है वो कंप्रेस हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ भी कंप्रेसिबिलिटी ना के बराबर होती है, लेकिन गैस में कंप्रेसिबिलिटी होता है। ये किसी कंटेनर को ले लें और इसमें गैस भरे हैं, ठीक है। अभी गैस का वॉल्यूम यहाँ तक आ रहा है, मान लेते हैं कि ये वॉल्यूम है अभी, और ये जो प्रेशर इस कंटेनर के ऊपर लग रहा है, इस जो पिस्टन, ये जो मान लेते हैं ये पिस्टन है, इस पिस्टन के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो इन्वायरमेंट वाला प्रेशर है, मतलब इन्वायरमेंट का जो एयर है उसका प्रेशर है। अभी ये इतना वॉल्यूम कवर किया हुआ है, लेकिन अगर हम प्रेशर बढ़ाएं, एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाएं, तो इसका वॉल्यूम जो अभी भी है ये भी से घट जाएगा। तो इन्वायरमेंटल प्रेशर से बढ़ा दे अगर हम प्रेशर, इस पिस्टन के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है इससे ज़्यादा प्रेशर अगर हम बढ़ा दिए तो इसका वॉल्यूम घट जाएगा। मीन्स ये वॉल्यूम इतना हो सकता है, और कम भी हो सकता है हम अगर प्रेशर और ज़्यादा बढ़ाए तो। अभी यहाँ पे इन्वायरमेंटल प्रेशर लग रहा था, यहाँ पे हमने प्रेशर अपना खुद का लगा दिया, हम खुद उसको धक्का देना शुरू कर दिए, तो ये क्या हो गया? कंप्रेस हो गया। तो जो वॉल्यूम अभी ये इतना भी कवर कर रहा था अब ये वॉल्यूम कम हो गया। क्लियर है? तो इस तरह से कंप्रेसिबिलिटी का नेचर कह सकते हैं सिर्फ गैस में होता है, सॉलिड में तो ना होता है, लिक्विड में अगर होगा भी तो बहुत कम, नेग्लिजिबल, हमें फील ही नहीं होगा। तो यहाँ भी ना कहना ही बेहतर होगा। तो कंप्रेसिबिलिटी का नेचर सॉलिड एंड लिक्विड में नहीं होता है, गैस में होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। अब एक चीज़ और है, फ्लूइड नेचर। फ्लूइड नेचर का मतलब फ्लो करने वाला नेचर किसके पास है? तो क्या अगर हम 10 टेबल्स को एक जगह रख दें कमरे में, और एक कमरे में एक भी टेबल नहीं है, तो क्या वो टेबल फ्लो करके दूसरे कमरे में चला जाएगा? नहीं, वो जहाँ था वहीं रहेगा। मतलब जो सॉलिड के मॉलिक्यूल हैं वो एक जगह फिक्स होते हैं, वो मूव नहीं करते हैं, ठीक ना। लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करें तो 2 कमरे ऐसे हैं, ठीक है, अगल बगल। एक कमरे में हमने पूरा पानी भर कर रख दिया खूब ज़्यादा, और दूसरे कमरे को खाली रखा,
तो ये लिक्विड जैसे ही कहीं जगह पाएगा, मान लेते हैं अगर छोटा सा यहाँ पे छेद कहीं है, तो ये लिक्विड यहाँ से इस कमरे में आना शुरू कर देगा। ठीक है, मतलब कि अपना फ्लो करने का नेचर शो करेगा, और फ्लो करने के नेचर को ही फ्लूइडिटी बोलते हैं। तो लिक्विड अपने जगह को छोड़ करके दूसरे जगह जा सकता है या मूव कर सकता है। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो फ्लो करते हैं, मूव करते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि लिक्विड के अंदर भी फ्लूइड नेचर होता है, और गैस के भी अंदर होता है। कभी फील किया होगा कि घर में गैस भर के रखा गया है और गैस लीक कर रही हो, तो गैस सिलेंडर कमरे में रखा है और तुम्हें स्मेल काफ़ी दूर तक आती है। क्यों? क्योंकि जो गैस के मॉलिक्यूल हैं फ्लो करते 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 जहाँ तुम बैठे हो सकता है तुम्हारे किचन से 20 मीटर दूर हो, 50 मीटर दूर हो, वहाँ तक तुम्हें उसकी स्मेल आती है। समझ गए? तो जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो भी फ्लो करते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल भी फ्लो करते हैं, बस सॉलिड के मॉलिक्यूल फ्लो नहीं करते हैं। तो अगर पूछा जाए कि फ्लूइड नेचर कहाँ पे अब्सेंट होता है, तो सॉलिड में अब्सेंट होगा, यहाँ पे नहीं होगा फ्लूइडिटी वाला नेचर। लिक्विड में होता है एंड गैस में भी होता है। क्लियर है? एक और इम्पोर्टेंट चीज़, ऑसिलेटिंग नेचर किसके पास पाया जाता है? ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है? पेंडुलम वाली वॉच देखा है सब लोगों ने? वो वॉच क्या होता है, ऐसे लटका होता है और वो क्या होता है, एक बार इधर जाता है एक बार इधर जाता है, और मान लेते हैं ये यहाँ तक आ रहा है और इधर ये यहाँ तक आ रहा है। मीन्स ये वॉच यहाँ तक घूमते हुए जाता है और फिर घूमते हुए ये यहाँ तक जाता है और फिर ऐसे 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 घूमता रहता है, ये इससे बाहर नहीं जाता है। मतलब अपने ही पोजीशन पे ये बार बार आता है बार बार जाता है, रिपीट करता है ऐसे ऐसे, तो इसको बोलते हैं ऑसिलेशन। ठीक है, तो ऑसिलेटिंग नेचर किस में प्रेजेंट होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ऑसिलेटिंग नेचर सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में प्रेजेंट होता है। ऐसा क्यों? सुनेंगे सब लोग। ऑसिलेटिंग नेचर कहाँ प्रेजेंट होता है? सिर्फ सॉलिड में, लिक्विड में एब्सेंट होता है, गैस में एब्सेंट होता है। इसका रीज़न क्या है कि ये हमने मान लिया कि ये सॉलिड का सैंपल है और इसके ये जो मॉलिक्यूल हैं ये ऐसे हैं। हमने एक चीज़ बताई होगी, अभी बताया ऊपर शायद, कि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल हैं वो अपने जगह पर फिक्स होते हैं, मूव नहीं करते हैं। ठीक ना? तो ये मॉलिक्यूल अपने जगह को छोड़ नहीं सकता है। और अगर हम लिक्विड सैंपल की बात करें तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल हैं ये अपने जगह को छोड़ के दूसरे जगह पे जा सकते हैं, मतलब मूव कर सकते हैं। इसी वजह से तो इसके अंदर फ्लूइड नेचर आ रहा था। और गैस में भी यही चीज़ थी कि जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो भी अपने पोजीशन को छोड़ के दूसरे जगह पे जा सकते थे। ठीक ना? ये भी अपने जगह को छोड़ के दूसरे जगह जा सकते थे। अब हम क्या करते हैं, अगर हम तीनों को गर्म करना स्टार्ट करें, तो जब हम गर्म करते हैं तो इसके मॉलिक्यूल तो ऑलरेडी फ्री हैं। मतलब अगर हम गर्म नहीं करते थे, थोड़ा सा सेक कर दें, थोड़ा हिला दें, तो ये मॉलिक्यूल यहाँ से घूम के यहाँ जाता था। यहाँ पे भी मॉलिक्यूल इधर उधर घूमते रहते हैं ऑलरेडी पहले से ही। तो जब हम गर्म करना शुरू करेंगे तो इसके मॉलिक्यूल और तेज़ी से भागना शुरू करेंगे, यहाँ पे भी मॉलिक्यूल और तेज़ी से घूमना शुरू कर देंगे। मतलब जैसे ही हम टेम्परेचर देंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और ये और तेज़ी से मूव करेगा, इसकी भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और यहाँ के भी मॉलिक्यूल और तेज़ी से मूव करेंगे। बट यहाँ पे कितना भी टेम्परेचर दे दें, जब तक ये सॉलिड फॉर्म में है तब तक इसके मॉलिक्यूल अपने पोजीशन को छोड़ नहीं सकता है। ये सिर्फ ऑसिलेट कर सकता है, मीन्स अपने ही जगह पे ये वाइब्रेट करेगा कि एक बार इधर जा सकता है एक बार इधर, बट अपने पोजीशन को छोड़ के भागेगा नहीं। जैसे यहाँ पर था, ये अपने पोजीशन पर फिक्स है, एक बार इधर जा रहा है एक बार इधर जा रहा है। उसी तरह से सॉलिड के मॉलिक्यूल अपने पोजीशन से वाइब्रेट करेंगे, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे, लेकिन अपने पोजीशन को छोड़ेंगे नहीं। ठीक ना? और गर्म करते जाएं और एक टाइम आए कि जब ये अपने पोजीशन को छोड़ दिया तो इसका मतलब ये उसी टाइम मेल्ट हो जाएगा। ठीक ना? तब ये सॉलिड नहीं रहेगा। बात समझ में आया? तो ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि ऑसिलेटिंग नेचर किसके पास होता है।
तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो सॉलिड है उसके पास ऑसिलेटिंग होता है, ऑसिलेटिंग नेचर होता है। लिक्विड में नहीं होगा, गैस में नहीं होगा, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल फ्री हैं मूव करने के लिए। तो जैसे हम टेम्परेचर देंगे वो मूव कर जाते हैं, अपने जगह को छोड़ के कहीं और मूव कर जाते हैं। तो इस वजह से वहाँ पे ऑसिलेटिंग नेचर अब्सेंट होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होगा, इन दोनों जगह पे अब्सेंट होगा। क्लियर है? तो इतनी बातें हो गई, जितनी भी बेसिक चीज़ें थी सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में वो सारी चीज़ें बता दी गई हैं। अब थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हम सॉलिड को टेम्परेचर दें, लिक्विड को टेम्परेचर दें, तो कैसे स्टेट चेंजिंग होता है, कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। तो देखिए, हम किसी सॉलिड को हीट कर रहे हैं, ठीक ना, तो ये कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। और अगर हम किसी लिक्विड को हीट कर रहे हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है गैस में। लेकिन इसके उल्टा कर दें, हीट करने के बजाय कूल करना शुरू कर दें, तो ये उल्टा घूमना शुरू कर देता है। मतलब अगर किसी गैस को अगर हम खूब ठंडा करते जाएं, तो जब कूल करेंगे तो ये अपना स्टेट चेंज करके लिक्विड में ही आएगा, ठीक है। मैक्सिमम चांस है कि लिक्विड में ही आएगा। और अगर हम किसी लिक्विड को कूल करना शुरू कर दें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। तो ये स्टेट चेंजिंग भी आप लोग 9th में पढ़े होंगे, तो हो गया।